So, hello everyone. Welcome to the daily answer writing initiative. So, this is the day second. ये दूसरे दिन का पहला प्रश्न है. ठीक है. So this is the day second, and the question first. So, guys, do डाउनलोड द O2IAS Academy ऐप. O2IAS Academy ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें. क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द होल प्रोसेस, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो यूपीएससी का होता है, और इसमें जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है. अगर आपको डायरेक्टली मेंटर्स गाइड कर रहे हैं तो आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So do download this app so that you are connected with us, ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें. So the question number first, पहला प्रश्न क्या था कि जो रेनेसांस है और जो नेशनलिज्म है, they have a very strong correlation, explain in the context of India. So पहली बात, रेनेसांस होता क्या है? रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ. सो रेनेसांस इट मीन्स रीबर्थ. रीबर्थ भाई किस चीज़ों का? रीबर्थ ऑफ द मॉरल्स, ऑफ द वैल्यूज, ऑफ द कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. देखिए, कोई भी आपकी सोसाइटी बनती है, कोई भी आपकी XYZ सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, रोमन सोसाइटी है, उस सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे आर्यंस आए, ठीक है, नदरन इंडिया में आर्यंस सेटल हो गए. अब आर्यन सोसाइटी है, आर्यन सोसाइटी एक नई लैंड के ऊपर सेटल हुई है, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है, और सोसाइटी को एग्जिस्ट होने के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है. उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर आपका पॉलिटिक्स चलता है, आपकी पॉलिटी चलती है. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर आपकी इकोनॉमी ड्राइव होती है. ये रूल्स रेगुलेशंस कास्ट सिस्टम भी हो सकते हैं. ये रूल्स रेगुलेशंस आपके पास बिहेवियर का पैटर्न भी हो सकता है कि आपने किसके साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है. सो दीज आर सम अनफॉर्मल रूल्स. दीज रूल्स आर कॉल्ड एथिक्स. वो एथिक्स किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं? दीज आर नोन एज दी सोसाइटल वैल्यूज. तो जब आपकी कोई भी सोसाइटी बनती है ऑन रैशनलिज्म, एक रैशनलिस्ट थॉट प्रोसेस के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं. समझ आई बात? तो उन रूल्स और रेगुलेशंस, जब आपकी पहले सोसाइटी बनी थी, उन रूल्स और रेगुलेशन को दोबारा से लेके आना, उसको कहते हैं रीबर्थ और रेनेसांस. तो उसको कहते हैं रेनेसांस. देखिए, इंडियन रेनेसांस में दो तरह से उन रूल्स और रेगुलेशंस को, उन ईथोस को रीबर्थ किया गया, दोबारा से पुनर्जीवित किया गया. पहला था रिवाइवलिज्म, कि आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं, ओरिजिनल जो वेदास हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए, और फिर उनको डिसाइफर कीजिए और लोगों को बताइए कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं उसमें तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं. जो पुराण्स हैं उनको पीछे रखिए, और जो ओरिजिनल वेदास हैं उनको लोगों को बताइए और लोगों को अवेयर कीजिए. ठीक है. एक तो है दिस रिवाइवलिज्म, गो बैक टू वेदास. दूसरा है रैशनलिस्टिक प्रोसेस. रैशनलिस्टिक प्रोसेस जैसे राजा राम मोहन रॉय का, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का. अब उन्होंने भी जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनको पढ़ा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो रैशनलिज्म है, जो ह्यूमनिज्म है, उसको सबसे पहले रखा, और वेदास को रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म के हिसाब से डिसाइफर किया और लोगों को बताया. क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने लोगों के बस की बात नहीं होती है.
खास करके जब बहुत जो मेजॉरिटी की जो जनता है वो इलिटरेट है। ठीक है, चलिए उन बातों को छोड़ते हैं और वापस क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज द आंसर। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज वी विल राइट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमने क्या पढ़ा है हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे। सो रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब द रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लर्निंग्स एंड वैल्यूज। ठीक है, ये हल्का सा हमने रेनेसांस बता दिया। अब इंडियन कंटेक्स्ट में लेके आते हैं। क्यों? दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए। तो इंडियन रेनेसांस स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonialism, प्लेइंग पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड डिफाइनिंग द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो इंडियन रेनेसांस ने ब्रिटिश colonialism के दौरान जन्म लिया और फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन वैल्यूज़ ने, उन एथिक्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया, पार्ट लिया, और इसके कारण वो आज हमारे जो इंडियन नेशनलिस्टिक थॉट है उसमें भी वो एक एलिमेंट बन जाते हैं। ओके, देन द बॉडी पार्ट। अब स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट। ठीक है, ये हमने बता दिया कि एलिमेंट बन जाते हैं। अब हम बताएंगे कि एलिमेंट कैसे बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव क्या है भाई? डायरेक्टिव है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है बताइए कैसे। तो अब हम आर्गुमेंट्स देंगे अपने। पहला आर्गुमेंट हमारा ये है कि जब आपके पास कलोनियलिज्म आए, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने जो पुराना फ्यूडल स्ट्रक्चर था, जो मुगल एजेस से चलता आ रहा था, मिडल एजेस से चलता आ रहा था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो अपना वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, अपनी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो लेके आए, अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ। तो एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ। मिडिल क्लास का ग्रोथ। मिडिल क्लास ऐसी क्लास है जिसको की जो पावर है वो लेनी पड़ती है, वो हासिल करनी पड़ती है। बैठे बैठाए मिडिल क्लास व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास बनने से पहले क्या था? यू हैड कास्ट सिस्टम। अगर आप ब्राह्मण पैदा हो गए तो ब्राह्मण ही आपकी डेथ होगी, आप बिल्कुल हायर स्टेचर पे रहेंगे, कुछ मर्जी हो जाए। क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय रहेंगे, लेकिन मिडिल क्लास का ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास को चीज़ें कमानी पड़ती हैं। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर था, वो धीरे धीरे से डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, नई सोसाइटी बननी शुरू हुई, और इस नई सोसाइटी ने, इस मिडिल क्लास ने और इस नए सोशल स्ट्रक्चर ने इंडियन नेशनलिज्म में बहुत बड़ा हिस्सा निभाया। इंडियन नेशनलिस्टिक जो स्ट्रगल है उसमें अपना योगदान दिया। दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। नाउ द सेकंड आर्गुमेंट, दिस मेड इंडियंस, जो आपके पास ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, इन्होंने दिस मेड इंडियंस रियलाइज कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं दे आर सेक्रीफाइज्ड। जो नए इंडियंस थे, जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जैसे दादाबाई नारोजी, जस्टिस राणा डे, इन्होंने इंडियंस को ये बताया कि ब्रिटिशर्स अपने लिए ही, ब्रिटिश इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए ही आपको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकलना है, यू मस्ट डेवलप सेल्फ रेजिलियंस। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एंड इन 1905, याद कीजिए, सेल्फ रेजिलियंस के ऊपर ही जो स्वदेशी कैंपेन है वो शुरू हुआ। ठीक है, देखिए इंटरलिंकेजेस बनने शुरू हो गए। देन द थर्ड आर्गुमेंट, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ने क्या किया? देखिए, पहले क्या था, हम अपनी स्कल्पचर्स को पढ़ रहे थे। हमारी जो स्कल्पचर्स हैं वो कल्चरल वैल्यूज़ बता रही थी, पुराणों को पढ़ रहे थे। पुराणों ने सारी की सारी लिजिटिमेसी ब्राह्मण्स को दे दी, ब्राह्मण एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, यही तो था इंडियन सोशल ऑर्डर।
एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। अब नई मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन आई। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें आइडिया ऑफ इक्वालिटी दिया, लिबर्टी दिया, नेशनलिज्म का क्या आइडिया होता है वो दिया। देखिए, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इट ओरिजिनेटेड इन द वेस्ट, और जो मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जो उस टाइम के ऊपर लागू हुआ वो रेनेसांस के पीरियड, यूरोपियन रेनेसांस के पीरियड में बना, उसको फॉर्मुलेट किया गया। और उसको फॉर्मुलेट किया गया ऑन द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, ऑन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये जो सारी की सारी वैल्यूज थी वो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1935 वुड डिस्पैच, उन्होंने क्या किया कि यही एजुकेशन सिस्टम वो इंडिया में ले आए और इंडियंस को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ थी, जो पुरानी स्कल्पचर्स वाली वैल्यूज़ थी, उनको हटाया गया और जो नई रैशनलिस्टिक वैल्यूज़ है उसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आया। ओके, अदर थिंग, यहाँ से हमको ये पता चला कि इंडिया की कितनी बड़ी शिकस्त हुई है, इंडिया की कितनी बड़ी हार हुई है। इतना बड़ा एम्पायर, मुगल एम्पायर, उसके कैसे घुटने टेके गए। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियंस को हराया है, इंडियन स्टेट को हराया। तो बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो अवेकन्ड इंडियंस थे, उन्होंने अपने सोसाइटी में, अपने सोशल कल्चर में झांकना शुरू किया, देखना शुरू किया कि क्या गलतियां रह गई हमसे इन पास्ट, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो रखी है। ओके, एंड दिस गेव बर्थ टू न्यू अवेकनिंग, एंड दिस न्यू अवेकनिंग वाज ऑन दी रैशनलिज्म। और यही रैशनलिज्म है जिसके ऊपर गांधी जी का अनटचेबिलिटी कैंपेन चला, अंबेडकर का कैंपेन चला, राणा डे का कैंपेन चला। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वो डेवलप हुई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म। ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन रेनेसांस को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को या फिर इंडियन नेशनलिज्म को कनेक्ट कीजिए, और इन चीज़ों को आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से बनाइए। देन सम इनलाइटेंड इंडियंस, उन्होंने रैशनलिज्म को उठाया, सेंस ऑफ जस्टिस को उठाया, इन प्रिंसिपल्स को उठाया, और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमारे पुराने स्कल्पचर्स हैं, दे इंक्वायरी इनटू द पास्ट, तो उन्होंने इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन स्कल्पचर्स को डिसाइफर करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को बताया कि जो आप कर रहे हो सती करना गलत है, ये पाप है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बताया कि जो विडोज के साथ आप कर रहे हो ये भी पाप है। विडो रीमैरिज इट एग्जिस्टेड इन दी पास्ट, ये वैदिक एज का एक हिस्सा थी, विडो रीमैरिज होती थी। सो मैनी ऑफ द इनलाइटेंड इंडियंस दे इंक्वायर्ड इनटू द पास्ट, उन्होंने पास्ट में इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी और लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया। और यही जो सारी चीज़ें हैं यही फिर गांधी जी ने की हैं। उन्होंने भी वेदास का ही उदाहरण दिया है बार बार। जब उनका हरिजन कैंपेन चल रहा था, एंटी अनटचेबिलिटी लीग में कैंपेन चल रहा था, तब भी गांधी जी ने यही काम किया है। स्वदेशी मूवमेंट में भी यही हुआ, राखियां बंधवाई गई। ठीक है, वुमेन को शक्ति कहा गया। तो यही जो सारी चीज़ें हैं। नाउ देखिए, इंडियन नेशनल स्ट्रगल जो है इसका कहाँ से आ रहा है, इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? इसका इंस्पिरेशन आ रहा है रेनेसांस से। ठीक है, देन इट वाज meant to show that the Indian civilization was no way inferior to the West. इंडियन रेनेसांस ने ये बताया कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारे कल्चर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, दे आर नो वे इन्फीरियर टू द वेस्ट। वेस्ट से कहीं इन्फीरियर नहीं है वो।
और यही जो सारी चीज़ें हैं यही आपके पास इंडियन नेशनल मूवमेंट में आई। शारदा एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया। शारदा एजुकेशन सिस्टम इट वाज मेड ऑन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द इंडियन एजुकेशन। और ये ट्रेडिशनल सिस्टम कब से कहाँ डेवलप हुआ? इट डेवलप्ड इन द इंडियन रेनेसांस। बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या किया? बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाया। बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या किया जाता था? जो अजंता एलोरा के जो स्टाइल्स हैं, जो उनके कलर्स हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली गई, ठीक है, और पेंटिंग्स को डेवलप किया गया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? अपना जो पेंटिंग टेक्निक्स हैं वही इंडिया में प्रोपोगेट कर रहे थे। To counter that, we developed Bengali School of Painting, and it all happened during 1905 onwards, during the Indian National Movement. पर इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? रेनेसांस से आ रहा है, ठीक है। Then there were some literary movements led by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, टैगोर, इकबाल, सुब्रमण्यम भारती। अगेन जो इनके आइडियाज़ हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ये रेनेसांस से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड डेवलप योर आर्गूमेंट्स। आपने अपने आर्गूमेंट्स डेवलप करने हैं, अपने पॉइंट्स डेवलप करने हैं। बॉडी हो गया, नाउ ऑन दी कंक्लूजन को देखिए। कंक्लूजन में सिंपल आपको अपना जो अपना आपका ओपिनियन है वो लिखना है, बिकॉज द डायरेक्टिव इज एक्सप्लेन। एनालाइज होता तो भी ऐसे ही होता। ओके, सो कंक्लूजन। थस द सेंस ऑफ प्राइड इन द स्पिरिचुअल सेंस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन in opposed to the material culture of the West, it motivated Indians to confront the colonial state in the new emerging public space. इन्होंने एक सेंस ऑफ प्राइड दिया इंडियंस को कि हमारी भी कल्चर आपसे पीछे नहीं है, और इसीलिए हम एक नई पब्लिक स्पेस में हम खुलेआम जो अंग्रेज़ हैं उनको चैलेंज कर पाए। ओके, एक जो स्लेव टेंडेंसी थी उसको आपके जो रेनेसांस है उसने ख़त्म किया, ठीक है। थस इन द अदर वर्ड्स इट प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। तो एक जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है कि इंडिया एज अ नेशन, क्या आइडिया है इंडिया का, वो डेवलप होना शुरू हुआ था इंडियन रेनेसांस पीरियड में, और धीरे धीरे से उसका जो डेवलपमेंट है वो चलता गया, और अभी भी इंडियन नेशनलिज्म क्या है, इंडिया एज अ नेशन क्या चीज़ है इंडिया, वो अभी भी डेवलप हो रहा है। अभी भी आप पॉलिटिक्स देखिए, नए आइडियाज़ रेगुलरली डेवलप होते हैं, नए डिबेट्स में से नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो इसकी शुरुआत है वो रेनेसांस से होनी शुरू हुई। ओके, so thank you very much. If you have any query regarding anything, do point it in the comments section. Thank you very much.